हमारा इतिहास अनेक महापुरुषों की कहानियों से भरा पड़ा है। इस पवित्र धरा पर अनेक सम्राट और राजा हुए जिन्होंने भारत की सीमाएं विदेशों तक पहुंचा दी, चाहे वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो या सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक, जिनके चरित्र को आज हम सिर्फ बौद्ध दर्शनों से देखते हैं, लेकिन आज हम अशोक के बारे में, उन्हीं के अभिलेखों से उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और खंडन करेंगे उनके खिलाफ फैलाई गई भ्रांतियों का। नमस्कार, स्वागत है आपका हिस्ट्री टेल्स के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अशोक के जीवन को उसी के अभिलेखों से जानने का प्रयास करेंगे और सबूतों के साथ जानेंगे कि क्या कलिंग युद्ध से पहले अशोक हिंदू था। वीडियो में अंत तक बने रहें और जानिए पूरा सच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, जिन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। अशोक का एक दूसरा नाम भी था, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस समय राजा दो नामों का अनुसरण करते थे। अशोक उनका व्यक्तिवाचक नाम था और प्रियदर्शी उनका विशेषण नाम था। यह कोई उपाधि नहीं थी। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की माने तो जब अशोक साधारण उपासक था, उसे ग्रंथों में काला अशोक अर्थात काले अशोक के रूप में चित्रित किया गया है, और जब अशोक ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुसरण किया, तब उसे धर्माशोक अर्थात पवित्र अशोक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसलिए हम बौद्ध ग्रंथों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों का सीधा ध्येय अशोक की आड़ में बौद्ध धर्म को बड़ा बताना था। कई विद्वानों का मत है कि सम्राट अशोक भारत का सबसे पहला और अंतिम शक्तिशाली बौद्ध राजा था, जो सही भी लगता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, बौद्ध ग्रंथों में अशोक को काला अशोक कहा गया है। पर क्यों? अशोक के बारे में वैसे तो अनेक झूठ प्रचलित है, परंतु उन्हें कई कथाओं में अपने 99 भाइयों का कातिल बताया गया है। क्या सच में अशोक ने सत्ता की लालसा में अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारा था? आज अशोक के ही अभिलेखों से जानेंगे। बौद्ध ग्रंथ हमें बताते हैं कि अशोक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारा। बस अपने सबसे छोटे भाई तिष्या को जीवित छोड़ा। लेकिन अशोक के अभिलेख इस विषय में बिल्कुल अलग राय रखते हैं। अशोक के अभिलेखों में हमें उनके सभी भाइयों के जीवित होने की बात पता चलती है। साथ ही अशोक ने उन्हें अलग अलग नगरों में उच्च पद पर नियुक्त किया था। अपने फायदे के लिए कई लोगों ने अशोक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अशोक के चरित्र को जितना गिरा सकते थे गिराया। बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रहा। सबने अपने स्वार्थ के लिए अशोक के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश किया और उस पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकी। अशोक के जीवन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जब वो सिर्फ साधारण उपासक थे, दूसरा जब वे भिक्षु गतिक बन गए। जब अशोक साधारण उपासक थे, वे अपने अभिलेखों में यह खुद लिखते हैं कि वे मांस का सेवन करते थे। अपने शिला प्रज्ञापन 1 में वे कहते हैं कि पर जिस समय यह लेख लिखवाया गया, केवल 3 जीव, 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं। इनमें हिरण रोज नहीं मारा जाता। इसमें अशोक स्वीकार करते हैं कि यद्यपि मैंने अन्य सभी जीवों की हत्या रोक दी, पर अपने भोजन के लिए मोर और हिरण मारने की इजाजत दे रखी थी। अशोक को मोर के मांस का शौक था, क्योंकि वो मध्य देश का निवासी था और उस समय मध्य देश वालों को मोर का मांस पसंद था। परंतु हमें यह बात भी माननी होगी कि अंत में अशोक ने मोर का मांस छोड़ दिया, जैसा कि अपने प्रज्ञापन में वचन दिया था, और वह कट्टर निरामी भोजी हो गया। शिला प्रज्ञापन 5 में हमें अशोक के निजी जीवन के बारे में जानने को मिलता है, जिसमें वो कहता है कि बहुत पुराने समय से राजा लोग विहार यात्राएं किया करते थे, जिनमें वे शिकार तथा इसी प्रकार के दूसरे कार्य से अपना मनोविनोद करते थे। पर अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष से, जब उसने बुद्ध के बोध प्राप्ति के स्थान की यात्रा की थी, विहार यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्राएं शुरू कर दी। यहाँ अशोक जो बात प्रकट करना चाहता है वह यह है कि 10वें वर्ष से पहले अशोक भी दूसरे राजाओं की तरह आनंद विनोद शिकार इत्यादि करता था। एक बहुत बड़ा झूठ जो हमें आज भी बताया जाता है और स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में धड़ल्ले से पढ़ाया जाता है कि
कलिंग युद्ध से पहले अशोक हिंदू था और कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध मत का अनुयायी हो गया। मैं यहाँ कोई गोल बात नहीं करूँगा, सीधा आपको अशोक के शिलालेख से यह सिद्ध करवाऊंगा कि अशोक कलिंग युद्ध से पहले भी बौद्ध था और वह कलिंग युद्ध के बाद भी बौद्ध था। शिला प्रज्ञापन 13 एकमात्र शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में अशोक कहता है वह यह नहीं है कि युद्ध के अत्याचारों ने उसे गंभीर और अनुशोक मग्न कर दिया और उसका मन बौद्ध मत की ओर फेर दिया, बल्कि वह स्पष्ट रूप से यह है कि वह पहले से बौद्ध था और इसलिए युद्ध पर लज्जित है और इस प्रज्ञापन को प्रख्यापित करने के समय वो धर्म के लिए गंभीर लालसा अनुभव करता था। साथ ही गौण शिला प्रज्ञापन 1 में अशोक कहता है कि जब पहले 2.5 वर्ष पूर्व वह साधारण बौद्ध था तब वह उत्साही प्रचारक नहीं था। अब इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि कलिंग विजय का अशोक के बौद्ध ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह कलिंग विजय से पहले भी बौद्ध था और बाद में कट्टर बौद्ध बन गया। कितनी चालाकी से इस देश के वामी इतिहासकारों ने इतिहास बदला। पहले अशोक को हिंदू बताकर उसे हिंसक का टैग दिया, उसे अपने भाइयों का कातिल बताकर उसका चरित्र बिगाड़ा, फिर कलिंग युद्ध में उसे क्रूर बताया, लेकिन फिर अशोक को अचानक बौद्ध दिखाना शुरू कर दिया और अचानक से पता नहीं कैसे वो अहिंसा का देवता बन गया और हमारे हिंदू बुद्धिजीवी बस यह तमाशा देखते रहे। वैसे तो अशोक के विषय में बहुत सी बातें हैं जो उसके अभिलेखों से पता चलती है। अगर आप अशोक का सच्चा इतिहास उसके अभिलेखों से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे जो और भी यूनिक और ज्ञानवर्धक होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।